हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडीज। सो आज की हम वीडियो में कवर करेंगे यूनिट 6 ऑफ क्लास 12th लीगल सर्विसेज। जिन्होंने 2021 में एग्जाम देना है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने ये सारे टॉपिक्स कट कर दिए हैं। सो इन सभी टॉपिक्स को छोड़कर जितने भी टॉपिक्स बचेंगे हम उन सभी टॉपिक्स को आज की वीडियो में कवर करते हैं। सो आइए लेट अस बिगिन यूनिट 6 दैट इज लीगल सर्विसेज। सो फर्स्टली ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सिटीजन्स को फ्री और इम्पार्शियल जस्टिस प्रोवाइड करना, एंड स्टेट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पुअर लोग हैं और जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं जो खुद से लीगल जस्टिस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जस्टिस मिले और दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। एंड इस फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल हेल्प को हम बोलते हैं लीगल एड। So this is the responsibility of the state. Now free legal aid का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन लॉज में काफी जगह पे कवर होता है। फर्स्टली क्रिमिनल लॉ में, देन कॉन्स्टिट्यूशन में, सिविल लॉ में। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ। सो अगर आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 340 सब क्लॉज 1 को देखें तो उसमें यह बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन चार्ज होता है ऐसे किसी भी ऑफेंस से जिसकी पनिशमेंट है डेथ और उसके पास मींस नहीं है प्रॉपर कोई काउंसिल या एडवोकेट अपॉइंट करने के लिए, देन उसकी रिक्वेस्ट पर कोर्ट उसे प्रोवाइड करेगा एक काउंसिल के साथ, दैट इज एडवोकेट के साथ। एंड तारा सिंह वर्सेस स्टेट में फर्दर इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया था कि इट इज द प्रिविलेज रैदर देन द ड्यूटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। इट मीन्स एक मैजिस्ट्रेट की खुद की प्रिविलेज है कि वो किसी को एडवोकेट प्रोवाइड करना चाहते हैं कि नहीं, उनके ऊपर कोई ड्यूटी बाउंडेशन नहीं है। देन आता है सीआरपीसी का सेक्शन 304 सब क्लॉज 1। इस सेक्शन में बोला गया है कि अगर किसी भी सेशन जज के सामने ट्रायल पेंडिंग है और एक्यूज्ड के पास सफिशिएंट मींस नहीं है कोई भी प्लीडर मतलब एडवोकेट एंगेज करने के लिए, तब कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो उस पर्सन को प्लीडर प्रोवाइड करे एंड उस एडवोकेट का सारा एक्सपेंस स्टेट बियर करती है। सो इन दोनों सेक्शंस में यही बात की गई है कि अगर किसी पुअर पर्सन के पास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पर्सन के पास प्रॉपर मनी नहीं है एक एडवोकेट एंगेज करने के लिए, देन उसको एक एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा एंड उस एडवोकेट का सारा एक्सपेंस कौन बियर करेगा? स्टेट, दैट इज द कंट्री। Then our next topic is legal aid by the state. So इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि इंडिया में लीगल एड का कॉन्सेप्ट कैसे इमर्ज हुआ एंड आज लीगल एड का स्टेटस क्या है इंडिया में। सबसे पहले जो लीगल एड का कॉन्सेप्ट आया था वो आया था 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट में। इस 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन में दो बातें बोली गई थी। सबसे पहले ये बताया गया था कि लीगल एड पुअर पीपल को प्रोवाइड करना चाहिए और ये स्टेट द्वारा प्रोवाइड करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग वाज दिस कि लीगल एड प्रोवाइड करो पुअर पीपल को। एंड सेकेंडली इस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि लीगल एड प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल कम्युनिटी की, एंड जितना भी लीगल एड प्रोवाइड करने में एक्सपेंस आएगा वो एक्सपेंस बियर करेगी स्टेट। सो दीज वर द टू थिंग्स जो डिस्कस थी 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट में। देन इन 1960 यूनियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल लीगल एड स्कीम इनिशिएट करी, बट बिकॉज इस स्कीम को प्रॉपर फाइनेंसेस नहीं मिल पाए, स्टेट की तरफ से प्रॉपर फंडिंग नहीं हुई स्कीम की, देयरफॉर इस स्कीम का एंड वहीं पे हो गया। देन इन 1973 यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी। उस कमिटी के चेयरमैन थे जस्टिस कृष्णा अय्यर एंड उन्होंने एक लीगल एड स्कीम दोबारा से इनैक्ट करी। इस कमिटी ने ये आइडिया दिया कि हमें लीगल एड स्कीम को डिसेंट्रलाइज्ड वे में अपनाना चाहिए, दैट इज लीगल एड की कमिटीज हर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर में होनी चाहिए। देन अगेन दोबारा एक और कमिटी सेटअप हुई जिसके चेयरमैन थे जस्टिस पीएन भगवती एंड उन्होंने ये सजेशन दिया कि लीगल एड कैंप्स और न्यायालय हर रूरल एरिया में होने चाहिए एंड उन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि फ्री लीगल एड के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में भी होने चाहिए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग से आर्टिकल इंसर्ट करना चाहिए जहां पे ये बात बोली जाए कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1980 में अगेन एक कमिटी आई, कमिटी ऑन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड, जो कॉन्स्टिट्यूटेड थी अगेन जस्टिस पीएन भगवती के अंडर।
एंड देयरफॉर इस सब के बाद, इस सब प्रोसीडिंग्स एंड कमिटीज के बाद पार्लियामेंट ने फाइनली लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट को इनैक्ट किया 1987 में, जो इंश्योर करता है लीगल एड इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेल, एज हमने अभी पढ़ा कि बाकी जितनी भी कमिटीज पहले कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट किया जाए, स्पेशली आर्टिकल जहां पे बोला जाए कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। सो उन सब रिकमेंडेशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया एंड फाइनली आर्टिकल 39A ऐड किया। आर्टिकल 39A की हेडिंग है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। एंड ये आर्टिकल ये 3 बातें बोलता है। फर्स्टली, ये आर्टिकल बोलता है कि जस्टिस प्रमोट होनी चाहिए और जस्टिस लेने के लिए हर पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी हो सकती है जब फ्री लीगल एड मिले उन लोगों को जो खुद से एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर सकते। एंड लास्टली, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है और किसी भी तरीके से जस्टिस डिनाई नहीं हो सकता। आप किसी भी इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटी का रीजन देके किसी को भी जस्टिस डिनाई नहीं कर सकते एंड सबके पास जस्टिस लेने की इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सो ये बात बोली थी आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। फर्स्ट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये बोला गया था कि अगर एक कोर्ट किसी पर्सन को कन्विक्ट करती है और उसे कोई पनिशमेंट देती है, तो वो पनिशमेंट तभी दी जाएगी जब वो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल 21 में यही बात बोलता है कि अगर आपने किसी की राइट टू लाइफ और लिबर्टी लेनी है तो वो प्रोसीजर फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हैं या 10 इयर्स 15 इयर्स की पनिशमेंट दे रहे हैं, तो वो जिस प्रोसीजर से आप पनिशमेंट दे रहे हैं वो प्रोसीजर होगा फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। बट आप खुद सोचें, अगर एक पुअर पर्सन एडवोकेट ही एंगेज नहीं कर सकता तो वो उस कोर्ट की प्रोसीडिंग में सही से पार्टिसिपेट कैसे करेगा? दिस मीन्स उसके साथ तो रीजनेबल प्रोसीजर होगा ही नहीं। देयरफॉर इस केस में ये प्रॉपर बोला गया था कि इसी वजह से फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन पुअर लोगों को नहीं दी गई तो वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाएंगे एंड उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा। देयरफॉर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके पास होनी चाहिए जस्टिस असेस करने के लिए एंड फ्री लीगल एड इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में यह भी बोला गया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर असेसिंग कोर्ट्स इज अ डायमेंशन ऑफ आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। देन हमारे पास आता है MH खौसत केस। इस केस में यह बोला गया था कि अगर आपको जुडिशियल जस्टिस चाहिए, अगर आप जुडिशियल जस्टिस एक्सपेक्ट करते हो, तो जुडिशियल जस्टिस तभी पॉसिबल होगी जब दोनों साइड्स के पास प्रॉपर टाइम होगा, प्रॉपर मीन्स होंगी अपने लीगल सबमिशंस सबमिट करने के लिए एंड वो दोनों साइड्स के लीगल सबमिशंस कोर्ट एग्जामिन करेगा एविडेंस के साथ। अब दोनों साइड लीगल सबमिशंस तभी सबमिट कर सकते हैं अगर दोनों साइड्स के पास एडवोकेट्स हैं, जब दोनों साइड्स के पास प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, और अब दोनों साइड्स के पास प्रोफेशनल एक्सपर्ट तभी हो सकते हैं जब स्टेट इंश्योर करे फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस। देयरफॉर एक जुडिशियल जस्टिस के लिए फ्री लीगल एड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड सोर्स जो इंडिया में फ्री लीगल एड इंश्योर करता है वो है नालसा रेगुलेशंस ऑफ 2010। 2010 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ये पर्टिकुलर रेगुलेशंस अडॉप्ट किए एंड ये रेगुलेशंस उन्होंने अंडर सेक्शन 29 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट अडॉप्ट किए। इस रेगुलेशंस के फीचर्स समझते हैं। सबसे पहले इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एक पैनल ऑफ लॉयर्स सिलेक्ट होंगे। पैनल ऑफ लॉयर्स का मतलब है ऐसे लॉयर्स जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। सो ये लॉयर सिलेक्ट करने का प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहले लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे वेरियस लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड एडवोकेट्स से, जिस एप्लीकेशन में एडवोकेट्स ये बता सकते हैं कि वो किस तरह के केस को डील करने के लिए रेडी हैं। देन ये पैनल ऑफ लॉयर्स सिलेक्ट करती है एक कमिटी एंड उस कमिटी में होते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कंसल्टेशन लेते हैं
अटॉर्नी जनरल की, अगर उन्होंने पैनल ऑफ लॉयर सिलेक्ट करने हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, अगर पैनल ऑफ लॉयर सिलेक्ट हो रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, देन कंसल्टेशन ली जाती है एडवोकेट जनरल की, एंड अगर डिस्ट्रिक्ट्स और तालुक्स के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट प्लीडर की कंसल्टेशन ली जाती है। एंड इन सभी स्टेजेस में बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रिक्वायर्ड होती है। सो ये कमिटी डिसाइड करती है कि कौन से लॉयर सिलेक्ट होंगे टू बिकम द पैनल ऑफ लॉयर्स। सो किसी भी एडवोकेट को अगर पैनल ऑफ लॉयर्स में सिलेक्ट होना है, उसके पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड कुछ ऐसे ट्रेट्स होने चाहिए लाइक कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, सूटेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। सो ये पैनल ऑफ लॉयर्स हर 3 इयर्स के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सो पैनल ऑफ लॉयर्स का काम होता है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। देयरफॉर वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं अपने क्लाइंट से किसी भी तरह की फीस या रेन्यूमरेशन लेने से। और एक अगर कोई भी पैनल ऑफ लॉयर अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं करता है या अपने एक्ट के अगेंस्ट जाता है, लाइक फीस ले लेता है या उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड नहीं करता है अपने क्लाइंट्स को, देन उसका नाम पैनल ऑफ लॉयर से विड्रॉ भी किया जा सकता है और उसे रिमूव भी किया जा सकता है। एंड अगर कोई पैनल लॉयर अपने किसी विश की वजह से या अपनी किसी ऑब्लिगेशन की वजह से कोई केस नहीं फाइट कर सकता, देन उसे ये कम्युनिकेट करना होता है मेंबर सेक्रेटरी को, एंड मेंबर सेक्रेटरी लाइकवाइज उसका नेम विड्रॉ कर देती है उस पर्टिकुलर केस से। नेक्स्ट फीचर है पेमेंट ऑफ फी। एज वी हैव डिस्कस्ड अबव कि पैनल लॉयर्स अपने क्लाइंट से कोई भी फीस या रेगुलेशन या रेन्यूमरेशन चार्ज नहीं कर सकते। देयरफॉर उनकी जो फीस होती है वो स्टेट प्रोवाइड करती है एंड स्टेट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उन्हें फीस दी जाती है। नेक्स्ट फीचर है सीनियर एडवोकेट्स। सो अगर किसी भी पर्टिकुलर केस में चेयरमैन ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि वो केस एक सीरियस नेचर का है या उसमें ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है एंड वहां उस केस के लिए सीनियर एडवोकेट की रिक्वायरमेंट होगी, देन चेयरमैन सीनियर एडवोकेट को भी पैनल लॉयर्स में इंक्लूड कर सकता है। सो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के प्रियम्बल में हमें गिवन है ऐसे कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स जिन्हें लीगल एड प्रोवाइड होगी। सो वो ये सिटीजन्स हैं जो है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या ऐसे कोई भी सिटीजन जिन्हें कोई इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर गिविंग फ्री लीगल सर्विसेज। सो ये है एक लिस्ट जहां पे मेंशन है ऐसे पर्सन्स जिनको फ्री लीगल सर्विसेज और फ्री लीगल एड बाय द स्टेट प्रोवाइड होगी, एंड वो है अ मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, विक्टिम ऑफ एनी ह्यूमन बिगार और बिगार, woman and child, a person who is suffering any disability under Persons Disabilities Act, कोई भी ऐसा पर्सन जो विक्टिम है मास डिजास्टर का, वायलेंस का, एट्रोसिटी, फ्लड, ड्राउट या अर्थक्वेक का, कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कमैन, ऐसा कोई भी पर्सन जो डेफिनेशन में आता है सेक्शन 2 ऑफ इमोरल ट्रैफिक या जुवेनाइल होम के। सो ये एक लिस्ट है एंड अगर एक पर्सन इस लिस्ट में फॉल करता है तभी उसे स्टेट की तरफ से फ्री लीगल एड प्रोवाइड होगी, अदरवाइज उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगर एक पर्सन इस लिस्ट में फॉल करता है बट उसके पास सफिशिएंट मनी है एक एडवोकेट को अपॉइंट करने के लिए, तो क्या तब भी उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड होगी? सो उसका आंसर यहां लिखा है कि दोज हु हैव फाइनेंशियल मीन्स एंड हु कैन अफोर्ड अ लॉयर शुड डिजिस्ट फ्रॉम टेकिंग हेल्प ऑफ लीगल एड इंस्टीट्यूशंस। सो ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनके पास मीन्स हैं तो वो लीगल एड इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच ना करें। सो नेक्स्ट है लीगल सर्विसेज। हमारे पास दो तरह की लीगल सर्विसेज होती हैं, प्री लिटिगेशन सर्विस एंड पोस्ट लिटिगेशन लीगल सर्विस। वेल, प्री लिटिगेशन लीगल सर्विस ऐसी होती है जो हम जब केस कोर्ट में नहीं जाता है उससे पहले जो सर्विसेज यूज होती हैं उन्हें कहते हैं प्री लिटिगेशन, लाइक लीगल एजुकेशन स्प्रेड करना, लीगल एडवाइस देना, लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना एंड प्री लिटिगेशन सेटलमेंट करना, कोर्ट से पहले ही सेटलमेंट कर देना। तो वो सब आती हैं प्री लिटिगेशन सर्विसेज में। एंड पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज लाइक जब केस कोर्ट में फाइल हो चुका है एंड उसके बाद जब आपको लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे कहते हैं हम पोस्ट लिटिगेशन लीगल सर्विस। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लोक अदालत। सो लोक अदालत एक फॉरम है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। इट इज सिमिलर टू कोर्ट बट इसकी फंक्शनिंग कुछ डिफरेंट होती है।
और एक केस को लोक अदालत में तभी जा सकता है अगर दोनों पार्टीज एप्लीकेशन से कंसेंट दें कोर्ट को कि यस हमें अपना केस लोक अदालत से सेटल करवाना है। सो दोनों पार्टीज की कंसेंट रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है। और हर एक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक कमिटी ऑर्गेनाइज करती है लोक अदालत। ये मेंशन है लोक अदालत की पावर, जो बहुत ही सिमिलर होती है सिविल कोर्ट की पावर से, जो मेंशन है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। दैट इज सम्मन करना, अटेंडेंस इन्फोर्स करना किसी भी विटनेस की, या किसी भी विटनेस को एग्जामिनेशन के लिए बुलाना, द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, the requisitioning of any public record or document, such other matters as prescribed. So इस गिवन लिस्ट में जितने भी स्टेटमेंट्स मेंशन हैं उसमें जितनी भी सिविल कोर्ट्स की पावर है सेम एग्जैक्टली पावर्स लोक अदालत के पास होंगी। सो 2012 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में एक अमेंडमेंट आई। इस अमेंडमेंट का पर्पस था इनकरेज करना प्री लिटिगेशन लीगल सर्विसेज को, दैट इज लीगल एडवाइस, लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना एंड एस्टैब्लिश करना परमानेंट लोक अदालत्स जो सेटल कर सकें डिस्प्यूट्स को प्री लिटिगेशन स्टेट पर। So the next and the last topic is legal aid in context of social justice and human rights. Well, if we see all around the world, millions of people ऐसे हैं जिनको बेसिक ह्यूमन राइट्स डिनाई किए जाते हैं, एंड वो अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स भी एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, मनी नहीं है एक एडवोकेट की कॉस्ट को अफोर्ड करने के लिए, लीगल लिटिगेशन की कॉस्ट को अफोर्ड करने के लिए, एंड अपने ह्यूमन राइट्स की एनफोर्समेंट की कॉस्ट को अफोर्ड करने के लिए। देयरफॉर इस सिनेरियो में अगर आप देखो तो लीगल एड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए और ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने के लिए। अगर फ्री लीगल एड होगा नीडी एंड पुअर पीपल के पास, तभी सबको सोशल जस्टिस मिलेगा एंड तभी सबके ह्यूमन राइट्स भी इन्फोर्स होंगे। देयरफॉर राइट टू असेस टू जस्टिस इज द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर सोशल जस्टिस। अगर एक पर्सन के पास राइट टू असेस टू जस्टिस ही नहीं है, मतलब अगर वो अपने लिए जस्टिस ही ऑब्टेन नहीं कर सकता है, तो बाकी ह्यूमन राइट्स तो वो अपने लिए कभी भी इन्फोर्स नहीं करवा सकता। Therefore, right to access to justice, that is legal aid, is evolved by the judicial creativity for the benefit of poor people. So India में भी हमने जैसे हिस्ट्री स्टडी करी थी अभी कि ओवर द इयर्स लीगल एड के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया एंड ये इसलिए किया गया ताकि पुअर पीपल को भी जस्टिस मिल सके। मियरली अगर आप ह्यूमन राइट्स पास कर देंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। उन ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट भी गारंटी करनी जरूरी है ताकि इक्वल सोशल जस्टिस सबको मिल सके। देयरफॉर फिर से वही पॉइंट सामने आता है कि राइट टू लीगल एड इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट। एंड इस ह्यूमन राइट को ऑब्टेन करने का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है पॉवर्टी। बिकॉज लोग पुअर हैं, पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, वो सोशल जस्टिस अफोर्ड नहीं कर सकते। देयरफॉर उन्हें क्या मिलता है, उन्हें सोशल इनजस्टिस फेस करना पड़ता है। एंड इन सब सिनेरियो को हटाने के लिए सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लीगल एड। लीगल एड इज द ओनली वे जहां पे सोशल जस्टिस सबको प्रोवाइड हो सकता है, सबको इंश्योर हो सकता है। सो इस चैप्टर में हमने लीगल एड के इंपॉर्टेंस को समझा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लेक्चर समझ में आया, एंड अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा तो डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपके हर एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन।